5 अक्टूबर 1973 रात के 1 बजे लंदन में मोसाद का एक एजेंट डूबी को कायरो से एक फोन कॉल आता है। इतनी रात को आखिर किस काम से किसी का कॉल आया? कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं? ये सोचता हुआ तुरंत एजेंट डूबी ने कॉल रिसीव कर लिया। कायरो से कॉल करने वाले आदमी का कोड नेम था एंजल। एंजल फोन पर डूबी को एक शब्द बोला और वो था केमिकल। केमिकल शब्द सुनते ही डूबी चौंक जाता है और तुरंत हड़बड़ी में मोसाद हेडक्वार्टर में फोन लगाकर एंजल का मैसेज पहुंचाता है। मोसाद डायरेक्टर ज़वी ज़ामिर को जब मैसेज मिला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत अपने चीफ ऑफ स्टाफ फ्रेडी इनी को बताया कि वो तुरंत लंदन के लिए निकल रहा है। ज़वी ज़ामिर जान गया था कि बहुत बड़ी संकट इजराइल की तरफ आने वाली है और बिना वक्त गवाए लंदन पहुंचना भी जरूरी है। दरअसल कोड वर्ड केमिकल का मतलब था इजराइल पर बहुत जल्द हमला होने वाला है। ज़वी ज़ामिर को पक्का यकीन था कि इस होने वाले हमले में इजिप्ट का हाथ जरूर होगा, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले जॉर्डन के किंग हुसैन, जो इजराइल का सीक्रेट अलायंस था, उसने फोन कॉल पर गोल्डा मेयर को सीरिया और इजिप्ट द्वारा इजराइल पर होने वाले हमले की तैयारी की जानकारी दी। लेकिन गोल्डा मेयर उस वक्त इजराइल में होने वाले इलेक्शन की तैयारी में व्यस्त थी, इसलिए किंग हुसैन की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ज़वी ज़ामिर लंदन पहुंचते ही होटल डॉरचेस्टर से थोड़े ही दूर अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर पहुंचा। ये अपार्टमेंट मोसाद का सेफ हाउस था। ज़वी ज़ामिर के आने से पहले ही 10 मोसाद एजेंट वहां मौजूद थे। ज़वी ज़ामिर की सुरक्षा के लिए वह तैनात थे। उन 10 एजेंट्स का हेड ज़वी माल्किन था, जिसने अर्जेंटीना में नाजी का पूर्व ऑफिसर एडोल्फ एंकमैन को पकड़कर इजराइल लाने में अहम भूमिका निभाई। मोसाद का यह एक लेजेंड स्पाई माना जाता था। कमरे में बैठा ज़वी ज़ामिर की चिंता बढ़ती जा रही है। कायरो से एंजल के आने की राह देख रहा था। रात के 11 बजे एंजल वहां पहुंचा और तुरंत ज़वी ज़ामिर के साथ मीटिंग किया। करीब 2 घंटों तक दोनों के बीच बातचीत हुई। रात के 1 बजे दोनों की मीटिंग खत्म हुई। डूबी एंजल को दूसरे कमरे ले गया और इस इंफॉर्मेशन के लिए उसे $1 लाख देकर रवाना किया। ज़ामिर ने इसराइल को टेलीग्राम भेजने को कहा, लेकिन मोसाद एजेंट्स को मैसेज भेजने के लिए एम्बेसी एनकोडर नहीं मिला। ज़ामिर गुस्से के मारे तुरंत अपने चीफ ऑफ स्टाफ फ्रेडी को घर पर फोन किया और ऊंची आवाज में नींद से उठाकर मोसाद हेडक्वार्टर में पहुंचने को कहा। फ्रेडी तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचा और सभी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया। कुछ ही देर में ज़वी ज़ामिर का मैसेज पहुंचा, जिसमें बताया गया था कि इजिप्ट और सीरिया की आर्मी इजराइल पर हमला करने वाली है। उन्हें पता है कि आज योम किपुर दिवस है, जिसे जूस का पवित्र दिवस माना जाता है। दुश्मन को यह भी पता है कि इस दिन कोई भी प्रकार की ब्रॉडकास्ट रेडियो की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर के चीफ जनरल एलिजेरा ने इस इंफॉर्मेशन को सही मानने से मना कर दिया। एलिजेरा के साथ कई सारे लीडर्स ने ज़ामिर के दिए हुए इंफॉर्मेशन पर डाउट किया। कुछ मिलिट्री लीडर्स ने कहा कि एंजल द्वारा दिए गए पहले कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बड़ी से बड़ी मुसीबत से हमें बचाया, शायद ये भी इंफॉर्मेशन सही निकले। एलिजेरा ने फिर जवाब देते हुए कहा कि आपकी बात शायद सही भी हो सकती है, लेकिन मैं 1973 हमले में वार्निंग रिपोर्ट की वजह से आखिरी वक्त में बहुत सारे रिजर्व सोल्जर्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन हमला नहीं हुआ, ना कि कोई वॉर भी हुआ, और $34.5 मिलियन का नुकसान हुआ, वो अलग। दो पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए हाफ रिजर्व सोल्जर्स को ही बॉर्डर डिप्लॉय करने का फैसला मंजूर हुआ। ज़वी ज़ामिर दोपहर इजराइल वापस पहुंचते हैं। एंजल के इंफॉर्मेशन मुताबिक अर्ली इवनिंग को सीरियन और इजिप्शियन सोल्जर्स बॉर्डर पर हमला कर सकते हैं। दोपहर के 2 बजे बॉर्डर पर कोई हलचल न दिखाई दी। जनरल ज़ेरा मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट को अपने ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि जंग नहीं छिड़ेगी। अभी बात पूरी नहीं हुई कि एक सिपाही दौड़ता हुआ ऑफिस में पहुंचा और जनरल ज़ेरा को एक कागज़ दिया। कागज़ को पढ़ते ही जनरल ज़ेरा दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकला। कुछ ही मिनट में एयर रेड सायरन ने योम किपुर दिवस की शांति को भंग किया और गोलियों और बमों की आवाज़ ने जंग का आगाज कर दिया। तेईस अक्टूबर 1973 योम किपुर वॉर का अंत हुआ। सीरियन आर्मी को गोलन हाइट से खदेड़कर इजरायली आर्मी डेमस्कस के 25 मील दूर अपनी पोजीशन गड़ा दिया। दूसरी तरफ इजिप्शियन आर्मी की टुकड़ी इजरायली टेरिटरी स्वीज कैनाल के 5 मील में घुस गई, लेकिन इजरायली आर्मी ने इजिप्शियन आर्मी की टुकड़ी को घेर लिया और अपने दूसरी टुकड़ियों को कायरो से 63 माइल्स दूर अपनी पोजीशन गड़ा दिया।
इस युद्ध में इसराइल ने सीरिया और इजिप्ट को भारी शिकस्त दी, लेकिन जीत का जश्न इसराइल ने नहीं मनाया, क्योंकि इस युद्ध में उनके 2665 सेना शहीद हुए और 7251 सेना घायल हुए। अपनी हार को देख इजिप्ट ने इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया, लेकिन वही युद्ध में हारा हुआ सीरिया अपनी झूठी अकड़ से बाज न आया और पीस एग्रीमेंट पर साइन करने से साफ साफ मना कर दिया। इस युद्ध में ज़्वी ज़ामिर ने अहम भूमिका निभाई। ज़्वी ज़ामिर के इस काम के लिए इजरायली मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स ने उनकी बहुत तारीफ की और इस युद्ध का हीरो भी कहा। इस युद्ध के बाद ज़्वी ज़ामिर ने रिटायरमेंट ले ली और उनकी जगह मोसाद डायरेक्टर की जिम्मेदारी जनरल यित्ज़हाक हॉफी को दी। युद्ध में हुई कैजुअल्टी से नाराज इजरायली जनता ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की मांग की। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के जज शिमोन ने मांग को मंजूर किया। बोर्ड ने जनरल एलिजेरा को उनकी मिलिट्री जगह से डिस्चार्ज किया और उनके साथ चीफ ऑफ स्टाफ डेविड एलजेरा को भी मिलिट्री रैंक से डिस्चार्ज किया। कई ऑफिसर्स को भी डिस्चार्ज किया और वजह थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का प्रॉपर फॉलो अप न लेना। आखिर सवाल यह है कि कौन है ये एंजल? आखिर क्या सोर्सेस थे एंजल द्वारा दिए गए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के? जानने के लिए देखिए आज के इस एस्पिनाच एपिसोड को। सन 1965 मोना नाम की एक खूबसूरत इजिप्शियन लड़की की मुलाकात एक हैंडसम नौजवान से हुई। वो नौजवान अच्छे परिवार से था और इजिप्शियन आर्मी में ऑफिसर था। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद मोना अपने बॉयफ्रेंड को परिवार से मिलाने ले गई। मोना के पिता इजिप्ट का प्रेसिडेंट गमाल अब्दल नासिर था। लड़के का पिता प्रेसिडेंट्स गार्ड का सीनियर ऑफिसर था। प्रेसिडेंट ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। प्रेसिडेंट गमाल अब्दल नासिर के इस दामाद का नाम था अशरफ मरवान। शादी के बाद अशरफ मरवान को पब्लिक गार्ड के केमिकल डिपार्टमेंट की जवाबदारी मिली और 3 साल के बाद 1968 में प्रेसिडेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की जवाबदारी मिली। अनवर अपने काम से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए प्रेसिडेंट से लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात कही। नासिर ने बात मान ली और इजिप्शियन एम्बेसी के सुपरविजन में उसे लंदन भेज दिया। शायद एम्बेसी का सही ध्यान अशरफ मरवान पर नहीं था। अशरफ लंदन में पढ़ाई कम और ऐशो आराम की जिंदगी ज्यादा जीने लगा। महंगे कपड़े, पार्टीज करने में उसके पैसे पानी की तरह खर्च होने लगे। इन सब के बीच अपना खर्चा उठाने के लिए किसी और के पैसे की जरूरत पड़ी। अशरफ का अफेयर एक खूबसूरत और अमीर औरत से चलने लगा। अपने चाम से उस औरत पर जादू चलाकर उसी के पैसों पे ऐश करने लगा। उस औरत का नाम था सुवाद और वो एक अमीर कुवैती शेख अब्दुल्ला मुबारक अल सबा की बीवी थी। कुछ ही दिन बाद अशरफ और सुवाद का अफेयर एक्सपोज हुआ। इसके बाद नासिर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत अपनी बेटी मोना को अशरफ से तलाक लेने को कहा। मोना ने तलाक लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। नासिर अच्छे से जानता था कि अशरफ के इस हरकतों पर लगाम लगाना जरूरी था, इसीलिए अशरफ को वापस इजिप्ट बुला लिया। नासिर ने अशरफ को लंदन जाने की अनुमति आगे से सिर्फ अपने प्रोफेसर्स को पेपर सबमिट करने के लिए ही दिया। अशरफ मरवान को सुवाद के सारे पैसे वापस लौटाने पड़ा। नासिर ने अशरफ को उसकी ऑफिस में जॉब दिलवा दिया। अशरफ की इन हरकतों और उसके लोमड़ी जैसे दिमाग को ध्यान में रखते हुए नासिर के आदमी 24 घंटे उस पर अपनी निगरानी रखते थे। साल 1969 अशरफ मरवान यूनिवर्सिटी में पेपर सबमिट करने के लिए लंदन वापस आया। इजिप्शियन प्रेसिडेंट द्वारा दी गई बेइज्जती का बदला वो लेना चाहता था। अशरफ मरवान ने इजरायली एम्बेसी में फ़ोन लगाया। वहाँ एक ऑफिसर ने कॉल रिसीव किया। अशरफ ने अपनी सही आइडेंटिटी बताई और कड़े शब्दों में इजराइल के लिए काम करने की बात कही। ऑफिसर ने अशरफ की बात को सीरियसली नहीं लिया। अशरफ ने फिर दूसरी बार कॉल किया और इस बार उनकी बात चीफ ऑफ मोसाद यूरोपियन सेक्शन शुमैल गोरन तक पहुंची। शुमैल गोरन अच्छे से जानता था कि इजिप्ट में अशरफ मरवान की पोजीशन कितनी बड़ी थी। शुमैल इस बात के टॉप सीक्रेट रिपोर्ट को ज़्वी ज़ामिर और हेड ऑफ मोसाद रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट रिवाया वार्दिक तक पहुंचाए। उस वक्त ज़्वी ज़ामिर के दिमाग में 2 बातें चलने लगी। एक तरफ से ज़ामिर को अशरफ डबल एजेंट लग रहा था और इजराइल की मदद करने की इच्छा छलावा लग रहा था, तो दूसरी तरफ अशरफ उसे आने वाले वक्त का बड़ा एसेट लग रहा था। ज़ामिर ने शुमैल को अशरफ से मिलने के लिए तुरंत लंदन भेजा। शुमैल और अशरफ की मीटिंग एक फिक्स जगह होने वाली थी। शुमैल इंतज़ार कर ही रहा था कि देखा कि एक बेहद हैंडसम नौजवान महंगे सूट में उसी की तरफ आता दिख रहा था। किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहा था वो नौजवान। अपने आकर्षित बॉडी लैंग्वेज से शुमैल के पास आया और अपना परिचय बताया।
अशरफ ने खुलकर शुमेल के सामने इजिप्ट का इजराइल के सामने 6 डे वॉर के हार की बात कही और बताया कि वो विनर यानी इजराइल के साथ काम करना चाहता है। अशरफ ने एक इन्फॉर्मेशन की कीमत $1 लाख बताई, साथ ही साथ आश्वासन भी दिया कि इन्फॉर्मेशन सही होगी। शुमेल को अशरफ का ऑफर सही तो लगा, लेकिन रकम कुछ ज़्यादा ही लगी। शुमेल ने तुरंत अशरफ को कहा कि तुम्हें साबित करना होगा कि क्या तुम इसराइल के लिए काम करना चाहते हो। हमें विश्वास दिलाओ कि तुम डबल एजेंट नहीं होगे। अशरफ ने शुमेल को विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द वो इसराइल को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देगा। दोनों की मीटिंग खत्म हुई और अशरफ अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। मीटिंग के कुछ दिनों बाद शुमेल गौरन को अशरफ ने कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पहुंचाए। इन डॉक्यूमेंट्स में 22 जनवरी 1970 प्रेसिडेंट नासिर और सोवियत यूनियन लीडर्स के बीच मॉस्को में हुई मीटिंग के बारे में जानकारियां थी। दोनों के बीच वेपन्स एक्सचेंज की डीलिंग हुई थी। इन जानकारियों को पाकर ज़वी ज़ामिर को यकीन हो गया कि अशरफ के रूप में उन्हें बहुत बड़ा ट्रेजर हाथ लगा। वक्त था 28 सितंबर 1970, जब प्रेसिडेंट नासिर की मृत्यु हुई और उनकी जगह मिली अनवर सदात को। अनवर सदात की छवि एक कमजोर लीडर की तरीके जाने जा रही थी। अशरफ ने नासिर के सेफ हाउस में से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल अनवर सदर को मुहैया करवाकर सबसे बड़ा मदद दिया। धीरे धीरे अनवर सदात का चहेता बनकर उनकी इमेज को मजबूत किया। अनवर सदात के बढ़ते पावर के सामने कुछ लीडर्स को अपनी पोजीशन पर असर दिखने लगा। कई बड़े बड़े लीडर्स जैसे अली साबरी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट महमूद फौजी, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर शरवाई गुमा जैसे कई लीडर्स उसके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोगों ने अनवर सदात को जान से मारने का प्लान भी बनाया। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में हाजिरी के समय मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अशरफ की मदद से कॉन्स्पिरेसी फेल हुई और अनवर सदात की जान बच गई। उसके बाद अशरफ मरवान की तरक्की होने लगी। उसे प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। साल 1971 अशरफ सदात के साथ कई दफा हथियार के सिलसिले सोवियत यूनियन जनरल सेक्रेटरी लेनॉइड ब्रेजनेव से मिलने मॉस्को गया। बड़े बड़े हथियारों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें MiG-25 एयरक्राफ्ट भी शामिल था। अशरफ ने लिस्ट और साथ में दोनों के बीच हुई बातचीत की सारी डिटेल्स मोसाद तक पहुंचाया। ज़वी ज़ामिर अशरफ से बहुत इंप्रेस हुआ और मिलने की इच्छा जताई। अशरफ अक्सर लंदन में बस और ट्रेन में सफ़र करके एजेंट डूबी को मिलता और इन्फॉर्मेशन देता। अशरफ के कॉन्टेक्ट लिस्ट में इटालियन सीक्रेट सर्विस और ब्रिटिश MI6 भी शामिल थे। अशरफ ने मोसाद को एक रिपोर्ट दी जिसमें पता चला कि लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के साथ इसराइल पर आतंकी हमले का प्लान बनाया और इसमें इजिप्ट भी उनकी मदद करेगी। प्लान के अनुसार फलस्तीनी आतंकवादी इटली के रोम से एक प्लेन को हाईजैक करके उसमें एक्सप्लोजिव्स को लोड करके और इसराइल के बड़े शहर पर हमला करेगी। अशरफ ने यह रिपोर्ट इटालियन सीक्रेट सर्विस को भी भेजा। अनवर सदात ने इस टेरर अटैक में मदद करने का फैसला किया। सादत ने अशरफ को 2 रशियन मैट स्ट्रेला मिसाइल रोम में डिलीवर करने को कहा। अशरफ ने रोम में 2 मिसाइल्स को अपनी कार में लोड किया और वाया बेंटो शू स्टोर में टेररिस्ट से मिला और वहां से मिसाइल को लेकर सेफ हाउस में रखवाया। 6 सितंबर 1973 इटालियन पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रोम एयरपोर्ट के पास ऑस्ट्रिया अपार्टमेंट में घुसकर पैलेस्टीनियन आतंकवादियों को पकड़ लिया और मिसाइल भी सीज कर लिया। इटली ने इस रेड के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में मोसाद का नाम लिया। इसी तरह अशरफ मरवान एस्पिनास दुनिया के शतरंज में इजराइल का वफादार वजीर बन गया। आगे जाकर अशरफ मरवान को सादत के दूत बनाकर अरब की राजधानी में भेजा गया। अशरफ की नज़र सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन पर थी। अशरफ की मौजूदगी में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर और किंग ऑफ जॉर्डन हुसैन के बीच अमन में बातचीत हुई। अशरफ ने CIA के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाया और साल 1975 में अशरफ को अरब इंडस्ट्रियल यूनियन का चेयरमैन बनाया, जिसका निर्माण इजिप्ट, सऊदी अरब और गल्फ एमिरेट्स ने किया। वहां अशरफ ने अपने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनाए। अशरफ ने अपना बिजनेस करियर स्टार्ट किया और कम वक्त में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा। लंदन में लग्जरियस घर भी खरीदा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट भी किया। साल 1979 में अशरफ पेरिस में रहने लगा। साल 1981 अनवर सदात के असैसिनेशन के बाद अशरफ लंदन वापस आया और अपने बिजनेस को दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ाया। अशरफ अपने परिवार के साथ अपनी अमीरी ज़िंदगी को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अनवर अक्सर मोसाद एजेंट डूबी के साथ पार्टी करता और एक दिन अशरफ ने एजेंट डूबी को अपने रिटायरमेंट की बात कही। अशरफ ने इजिप्ट को हमेशा के लिए छोड़कर मोसाद से रिटायर हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सक्सेसफुल डीलिंग की और चेल्सा फुटबॉल क्लब में हिस्सेदार बना।
महंगे कपड़े, गाड़ियाँ और पार्टीज के बारे में वो अक्सर लोगों के सुर्खियों में आता था। अशरफ के चार्मिंग लुक्स और स्टाइल अक्सर न्यूज़पेपर में अपनी जगह बना लेती थी। साल 2002 इजरायली स्कॉलर एरोन ब्रैगमैन ने अ हिस्ट्री ऑफ इजराइल नाम की किताब लिखा। इस किताब में यौम किपुर वॉर के बारे में भी लिखा गया। ब्रैगमैन ने एक स्पाई का नाम द सन इन लॉ रखा, जो सीधा इशारा दे रहा था प्रेसिडेंट नासिर के सन इन लॉ अशरफ मरवान की तरफ। अशरफ का नाम बिना लिए इस किताब में उसे डबल एजेंट कहा गया, जो इजराइल को गलत इंफॉर्मेशन देता था। इस बात से अशरफ को काफ़ी गुस्सा आया और मीडिया के सामने इस किताब के लेखक एरोन ब्रैगमैन को खरी खोटी सुनाया। गुस्से से तिलमिलाए ब्रैगमैन ने अशरफ का नाम दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। अपने 30 साल की रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे ज़वी ज़ामिर को इस बात का पता चला और तुरंत पूर्व इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट एली ज़ेरा पर लड़ पड़े। ज़ेरा ने ज़वी ज़ामिर का नाम कोर्ट तक घसीटा। कोर्ट ने इस केस में ज़वी ज़ामिर का पक्ष लिया। मोसाद ने एली ज़ेरा की कड़ी निंदा की, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी एजेंट का नाम ऐसे रिवील नहीं हुआ। मीडिया अशरफ के पीछे पड़ गई और इस सवाल का जवाब चाहती थी। अशरफ लगातार इन सारे इल्ज़ामात को खारिज करता रहा। ज़वी ज़ामिर ने अशरफ के साथ बात करने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अशरफ ज़वी ज़ामिर से काफ़ी नाराज़ था। जून 2007 में इजरायली कोर्ट ने ऑफिशियली अशरफ मरवान को इजरायली स्पाई तरीके माना। उसी के 2 हफ्तों बाद अशरफ मरवान की मौत हुई। इजराइल ने इजिप्ट सीक्रेट सर्विस पर अशरफ की मौत का इल्ज़ाम लगाया। इजरायली ऑफिशियल्स ने एली ज़ेरा की कड़ी आलोचना की। ज़वी ज़ामिर को पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि वो अशरफ मरवान को बचा ना सका। अशरफ मरवान की विधवा पत्नी ने मोसाद पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हीं की वजह से अशरफ मरवान की मौत हुई। स्कॉटलैंड यार्ड अशरफ के कातिल को ढूंढने में नाकाम रही। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोसाद के शतरंज के उस खिलाड़ी की, जो सालों से इजिप्ट को चकमा तो दिया, लेकिन किसी के एक छोटी सी गलती की वजह से वो अपनी जिंदगी से हार गया। मिलते हैं एस्पिनाच के अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।